हे हाय रजनीश। हाय, मुझे तुमसे ना एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। एक्चुअली मैं ना इस वक्त मेरे पास कुछ 1 लाख रुपए के अप्रॉक्स की एक रकम है और मुझे इन पैसों को ना साल 2 साल के लिए किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे रिस्क का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा मॉडरेट हो। मतलब जितना रिस्क म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में होता है तो उतना नहीं, उससे कम होना चाहिए, लेकिन जो रिटर्न्स है ना वो काफ़ी अच्छे हों उसमें। तो कोई ऐसा ऑप्शन है तुम्हारी नज़र में? ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें रिस्क का जो लेवल है वो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। मतलब रिस्क है बट उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, और जो रिटर्न्स हैं वो भी तुम्हें काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। मान के चलो कि आराम से तुम्हें कुछ 10 से 11% के आसपास का जो एक फिक्स्ड एनुअल रिटर्न है वो इसमें मिल जाएगा। 10-11% मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। सही है यार। वैसे इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम क्या है? इसका नाम है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ये शायद वही बॉन्ड्स है ना जो प्राइवेट कंपनीज इशू करती है और फिर हर साल इन बॉन्ड्स पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट का अमाउंट मिलता है। हाँ ये वही है, लेकिन यार ये थोड़ा रिस्की नहीं हो जाएगा? क्योंकि है तो प्राइवेट कंपनीज ही ना। अगर मैंने उनमें इन्वेस्ट किया और कल को उन कंपनीज में कोई गड़बड़ घोटाला हो गया तो मेरे तो सारे पैसे डूब जाएंगे। देखो रिस्की तो है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि इसमें उतना रिस्क नहीं होता जितना कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में या फिर स्टॉक मार्केट में होता है। तो थोड़ा बहुत तो देखो रिस्क लेना ही पड़ता है अगर आप थोड़े अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। अदरवाइज तो तुम बैंक एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या और जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उनकी तरफ जा ही सकते हो। और जहाँ तक बात है ना, देखो इस रिस्क की भी, तो अगर हम थोड़ी समझदारी के साथ काम करें, कुछ खास बातों का ध्यान रखें, तो इस रिस्क को भी ना काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, अगर रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है तो कोई इशू नहीं है। वैसे एक बात पूछूं, ये खास बातें हैं कौन सी जिनका ध्यान रख के हम इनके रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, तो तुम उन खास बातों के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। क्या हुआ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा? कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारी बातें काफ़ी अच्छे से सुनाई भी देंगी और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। तो अगर आप भी सिर्फ साल 2 साल के लिए अपना एक लमसम अमाउंट किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे आपको 10 से 11% के अप्रॉक्स का एक फिक्स्ड एनुअल रिटर्न मिले, वो भी एक ठीक ठाक से रिस्क में, तो ऐसे में आज की इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम मेरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। अरे भाई, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? कुछ काम धंधा नहीं है क्या? हाँ भाई, जा रहा हूँ। जब भी इससे कुछ पूछो तो बस वीडियो बनाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले उन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का नाम जान लेते हैं जिनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम कुल मिलाकर के 3 कंपनियों के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला वाला हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो है मुथूट एमक्रेड का 9.65% वाला कॉर्पोरेट बॉन्ड। जो दूसरा इसके बाद है हमारा वो है नावी फिनसर्व लिमिटेड का 10.75% वाला कॉर्पोरेट बॉन्ड। और जो तीसरा और आखिरी हमारा है वो है IIFL समस्ता का 9.65% वाला कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जिन बॉन्ड्स को डिस्कस करने वाला हूं उनका नाम तो अब आप सभी जान ही चुके हैं। अब इसके बाद में इन सभी बॉन्ड्स के जितने भी टेक्निकल डिटेल्स हैं उनको हम समझे, उससे पहले इन बॉन्ड्स में जो रिस्क का हिसाब किताब है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, मेरे हिसाब से इस पूरे वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसका ये रिस्क वाला ही कॉम्पोनेंट है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, अगर आप रिस्क को मैनेज करना सीख गए इसके, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब आपको सब कुछ पता चल गया। ठीक है, तो पहले जरा इस रिस्क को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इनफैक्ट जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उन सभी में मेनली 2 तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। पहला वाला जो रिस्क होता है आपका वो है क्रेडिट रिस्क, और जो दूसरा वाला रिस्क है आपका वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब आप में से जिन लोगों ने हमारे चैनल पे जो लास्ट 2 बॉन्ड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड हुई थी, अगर उनको देखा होगा तो उनको क्रेडिट रिस्क क्या होता है और ये इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पता होगा। बाकी जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं उनको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे इसके ऊपर में। उसके बाद फिर हम फटाफट आएंगे कि कैसे इन रिस्क को आपको कंट्रोल करना है, कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे क्रेडिट रिस्क के बारे में। देखिए, क्रेडिट रिस्क को बस आप ऐसे समझिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ रहेगी वो आपका क्रेडिट रिस्क बता देता है। मतलब ये कि जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए वो पैसे आपको वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कंपनी ने जो आपको इंटरेस्ट का कमिटमेंट दे रखा है वो इंटरेस्ट वो टाइम से पे करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें आप इससे चेक कर सकते हैं। और जो दूसरा वाला होता है ना इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये क्या होता है कि ये आपका तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा जब आप
टाइम से पहले अपना सारा पैसा इसमें से निकाल लेंगे। जैसे अगर आपने 2-3 साल के लिए इस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और उससे पहले ही अगर आप इसमें से अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको इस वाले रिस्क का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। ये वाला रिस्क क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ एक बॉन्ड खरीदा 1 लाख रुपए के अप्रॉक्स का, ठीक है, और उसके ऊपर इस टाइम पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 10% का। आपके खरीदने के कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद में इसी से मिलता जुलता एक और बॉन्ड मार्केट में इशू होता है, जिसमें कि 10% के बजाय जो इंटरेस्ट रेट है वो 11 या 12% का है, ठीक है। अब आपको टाइम से पहले बेचना है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, आप बेचने के लिए गए, लेकिन मार्केट में इसी सेम टाइप का एक बॉन्ड पड़ा हुआ है जिसपे कि 11-12% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब आप बताइए कि किस बॉन्ड की ज़्यादा डिमांड रहेगी, आप वाले की जिसमें कि 10% मिल रहा है, या फिर उस नए बॉन्ड की जिसमें कि 11 या 12% मिल रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि 11-12% वाला को ही जो लोग हैं वो ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। तो होगा क्या कि आपके ना जो इस बॉन्ड की डिमांड है तो वो कम हो जाएगी, तो आपको बेचने में प्रॉब्लम आएगी। तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर आप बेचना चाहते हैं जल्दी, तो उसके लिए आपको इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट देना पड़ेगा। जैसे आपने 1 लाख रुपए का जो बॉन्ड है वो आपने मान लीजिए कि 5,000 रुपये के डिस्काउंट में बेच दिया, 95,000 बेच दिया, या 10,000 रुपये के डिस्काउंट में बेच दिया, 90,000 में आप बेच रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या होगा ना कि अब आपका जो बॉन्ड है वो आराम से बिक जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट थोड़ा बहुत देना पड़ता है ना, आप समझिए कि यही एक तरीके का इंटरेस्ट रेट रिस्क है। तो ये वाला रिस्क आपको तभी फेस करना पड़ता है जब आप टाइम से पहले इसमें से अपना सारा पैसा निकालेंगे। अगर आप मेच्योरिटी तक वेट करते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आपके लिए रिस्क किसी भी काम का नहीं है। लेकिन अगर होगा तो डेफिनेटली, बाकी इसके ऊपर देखिए हम और भी थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको समझना तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल दे करके समझाया हुआ है, तो आप देखिए। अभी हम बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। चलिए अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब इन दोनों रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे क्रेडिट रिस्क को। क्रेडिट रिस्क को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कुछ 4-5 बातें अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो ये वाला रिस्क आपका काफ़ी हद तक कम हो सकता है। जैसे सबसे पहली बात कि जब भी आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करें ना, तो उसका सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि उसकी क्रेडिट रेटिंग को चेक करिए, ठीक है। अब क्रेडिट रेटिंग बहुत सारी होती है, अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये पूरी टेबल, लेकिन आपको क्या देखना है कि जो क्रेडिट रेटिंग है ना, अगर उसमें ए लिखा हुआ नज़र आ जाए आपको, ठीक है, चाहे सिंगल ए हो, डबल ए हो, ट्रिपल ए हो। देखिए जिनको पता है उनके लिए नहीं है, मतलब उनको सब कुछ पता ही है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रेडिट रेटिंग्स के बारे में भी नहीं पता होता, तो इसलिए मैं बिल्कुल जो आसान भाषा है ना उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको क्रेडिट रेटिंग में ए लिख जाए, डबल ए दिख जाए, ट्रिपल ए दिख जाए, उसके बाद इनके ऊपर प्लस या माइनस का सिंबल भी दिख जाए, कुछ भी हो, तो आप इनमें मतलब इस तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बॉन्ड्स जो है वो कंपैरेटिवली सेफ माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मिनिमम आप जा सकते हैं नीचे में क्रेडिट रेटिंग में, वो है ट्रिपल बी की रेटिंग तक। इसके नीचे आपको नहीं जाना है। ट्रिपल बी वाले को आप समझिए कि थोड़ा रिस्क उसमें ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ए वाले जो है वो कंपैरेटिवली सेफ मान जाते हैं। जिस बॉन्ड को आप देख रहे हैं उसमें ये कोई रेटिंग है अच्छी, तो फिर आप उसके बाद अगला जो स्टेप लेंगे वो ये लेंगे कि देखिए कि वो बॉन्ड सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, ठीक है। सिक्योर्ड होना ज़रूरी है। सिक्योर्ड का मतलब है कि कल को अगर वो कंपनी बैंकरप्ट होती है, वो अगर आपको टाइम से पेमेंट नहीं करती है, आप जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर में, तो जो एसेट उसके अगेंस्ट में सिक्योर है ना, तो उसको बेच के आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि कुछ ना कुछ एक तरीके से आप मानिए कि गिरवी रखा होता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कंपैरेटिवली सेफ हो जाती है, ठीक। तो पहले क्या चेक किया, क्रेडिट रेटिंग को चेक किया। उसके बाद क्या चेक किया कि वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड होगा तभी आगे बढ़ना है। अब इसके बाद आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है कि आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करने। फाइनेंशियल्स का मतलब हो गया कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसका रेवेन्यू कितना है, इसके अलावा उसका जो नेटवर्थ है वो कितना है, और उसका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, यानी कि उसके पास इस टाइम पे लिक्विड कैश कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसमें भी अगर आप सब कुछ नहीं देख सकते तो कम से कम 2 चीज़ें आप ज़रूर देखिए, एक कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, और दूसरा कि उसके पास कैश का बैलेंस कितना है। अगर ये 2 अच्छे कंडीशन में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत तगड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, अगर प्रॉफिट है और अगर उनके पास ठीक ठाक मतलब कुछ करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, तो फिर ठीक है, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। और ये चीज़ें जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। तो एक ये हो गया तीसरा काम। इसके बाद में जो चौथा जो स्टेप है इस रिस्क को कम करने का, वो ये है कि आप ना बहुत लंबे समय के लिए अपना पैसा इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट मत करिए, ठीक है। मेरे हिसाब से
साल 2 साल का टाइम दी बेस्ट है। क्योंकि साल 2 साल में देखिए क्या है कि एक कंपनी जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, मतलब वो ए कैटेगरी में आती है या ट्रिपल बी में आती है, उसके बाद वो कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, आपका बॉन्ड भी सिक्योर्ड है, उसके पास कैश का भी अच्छा बैलेंस है, तो सिर्फ साल 2 साल में ना उसके हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक, जितना लंबा वेट करेंगे ये वाला जो रिस्क है वो उतना ज़्यादा मतलब बड़ा होता चला जाता। तो एक अगर आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे तो आपका जो रिस्क का लेवल है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और ये जो मैंने बोला ना साल 2 साल का, तो इस कम टाइम पीरियड के हिसाब से ना आपका जो दूसरा वाला रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क, वो भी आपका काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा देखने को थोड़ा रेयरली मिलता है कि आज एक बॉन्ड मान लीजिए 10% पे इशू हुआ और बस इकोनॉमी में कुछ ऐसा बहुत बड़ा चेंज आ गया कि बस 6 महीने साल भर के बाद जो बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं वो 11 या 12% के ऊपर में इशू हो रहे हैं। तो वो थोड़े चांसेस कम बनते हैं, बाकी होने को हो सकता है लेकिन उतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता इन सब का। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे ना तो ये जो दोनों रिस्क है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इसमें रिटर्न्स तो अच्छे मिल ही रहे हैं, तो उसके लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी एक छोटी सी और चीज़ है, वैसे तो इसका बनता नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देखे। वैसे अभी तो जब मैं वीडियो बना रहा था तब मुझे उतने नहीं दिखे, बट मैंने पहले कई बार देखा हुआ है कि कुछ बॉन्ड्स में ना कई 17-18% का भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर आपको ना 15% से ऊपर का कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहा है ना तो उस बॉन्ड को वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक, वो उसमें वैसे ही कुछ उसको अगर आप डीपली थोड़ा स्टडी करेंगे तो उस कंपनी में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई जो झोल झमेला है वो नज़र ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना भूल गया कि जब आप सारी चीज़ें चेक करेंगे तो आप उसमें ये भी एक देख लें कि उस कंपनी का पहले कोई डिफ़ॉल्ट का हिस्ट्री रहा है कि नहीं। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि उसने बॉन्ड इशू किया हो और उस टाइम पे उसने अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट ना करी हो। तो अगर कुछ ऐसा रहा है तो डेफिनेटली उसको इग्नोर करना, क्योंकि जो एक बार कर सकता है वो बार बार भी कर सकता है। ठीक है, तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको भी जितने भी पॉइंट्स बताए हैं इन सभी पॉइंट्स को ना आप नोट डाउन करके कहीं पे रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी आप किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जाएं तो इन पॉइंट्स के बेसिस पर ही आपको उसका इवैल्यूएशन करना है। आप एक्स्ट्रा और कुछ करना चाहते हो आप करिए, लेकिन कम से कम इन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको उस पर्टिकुलर बॉन्ड का इवैल्यूएशन ज़रूर करना है। देखिए क्या है कि आज की इस वीडियो में तो मैं आपको जिन बॉन्ड्स के बारे में बता रहा हूँ तो उन बॉन्ड्स को तो मैंने इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे इवैल्यूएट किया हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड्स आपको हमेशा मिल ही जाएंगे, क्योंकि जैसे कि इससे पहले भी कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड वाले बॉन्ड्स होते हैं, तो इनका सारा हिसाब किताब जो है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। तो हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखें तब ये बॉन्ड आपको मिले ही ना। ठीक, लेकिन कोई ना कोई बॉन्ड तो होगा। ठीक, तो उस बॉन्ड को ना आपको इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे इवैल्यूएट करना है और फिर उसके बेसिस पे जो भी ठीक लगता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब इसके बाद में जिन 3 बॉन्ड्स का नाम मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, अब उन सभी के जितने भी टेक्निकल डिटेल्स हैं उन सभी को एक एक करके समझ लें। तो इन सभी बॉन्ड्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ कि देखिए जितना भी डेटा आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा ये सारा का सारा डेटा गोल्डन पाई की वेबसाइट से लिया गया है। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हीं के जरिए इन्वेस्ट करना है। मार्केट में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनके जरिए आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन सभी के नाम इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बट क्या है कि जहाँ से डेटा लेते हैं तो वहाँ का नाम बता देना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सबसे पहले इन तीनों बॉन्ड्स के जो कुछ कॉमन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों ही बॉन्ड्स जो हैं वो सिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं। मतलब ये कि अगर कल को कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आती है, वो पैसा नहीं दे पाती है, तो उन एसेट्स को बेच करके आपकी इन्वेस्टमेंट का जो भी अमाउंट होगा वो आपको चुका दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये तीनों ही बॉन्ड्स की जो रेटिंग्स है वो भी काफ़ी अच्छी है। जैसे अगर आप मुथूट का देखेंगे तो उसका भी आपको ए दिख जाएगा, फिर अगर आप नावी का देखेंगे तो उसका भी आपका ए है, और अगर आप IIFL समस्ता का देखेंगे तो उसका भी आपको AA- का देखने को मिल जाएगा। यानी कि तीनों का ही जो क्रेडिट रेटिंग है वो आपको ए या ए से ज़्यादा ही देखने को मिलता है। इसके अलावा तीनों ही कंपनियों का जो डिफॉल्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 0 है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने कभी पैसे ना चुकाए हों किसी के। तीनों ही कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं। तीनों ही कंपनीज के पास जो कैश का बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा है। तीनों ही कंपनीज का जो नेटवर्थ है वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा इन सभी के अंदर में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, मुथूट में अगर आप देखेंगे तो उसमें आप सिर्फ 10,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। नावी में भी आप 10,000 रुपए के अप्रॉक्स से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जो IIFL वाला है इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, थोड़ा इनफैक्ट काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए से शुरू होती है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो आपका IIFL में क्वार्टरली बेसिस पर है और नावी और मुथूट के अंदर में ये मंथली बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम की बात करें तो मुथूट का आपका लगभग 2 साल के आसपास का टाइम बचा हुआ है। नावी का जो है वो आपका कुछ 3 साल के अप्रॉक्स का टाइम बचा हुआ है अभी। और अगर हम बात करेंगे IIFL समस्ता का तो इसका भी आपका कुछ 2 साल के अप्रॉक्स का जो टाइम है वो बचा हुआ है। फिर इसके अलावा इन सभी बॉन्ड्स का जो यील्ड है वो आपको 10 से 11% के अप्रॉक्स का ही देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप मुथूट का देखेंगे तो इसका आपका 11.05% है। अगर आप नावी का देखेंगे तो इसका भी आपको 11% देखने को मिलेगा। और अगर आप IIFL समस्ता का देखेंगे तो इसका आपको 10.64% के अप्रॉक्स का देखने को मिल जाएगा। अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि ये यील्ड क्या होता है, तो देखिए क्या होता है ना कि जब भी आप कोई बॉन्ड परचेज करते हैं तो एक होता है उसका कूपन रेट। जैसे अगर 10% का बॉन्ड है तो मतलब वो आपका जो फेस वैल्यू होगा ना उस बॉन्ड का, उसके ऊपर आपको 10% का फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो हो गया एक चीज। दूसरी होती है यील्ड। यील्ड का मतलब होता है एक्चुअल रिटर्न। जैसे अगर मान लो 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, ठीक, और उसकी फेस वैल्यू 1 लाख की है, उस पर 10% का मिल रहा है, तो आपको कितना मिला इंटरेस्ट? 10,000 रुपए का। लेकिन उसी बॉन्ड के अंदर में मान लीजिए वही बॉन्ड आपको 90,000 का मिल जाता है, ठीक, तो मार्केट पे आपने कितने में परचेज किया? 90,000 के अंदर में, लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? वो तो फेस वैल्यू पे मिलेगा जो कि है 10,000 रुपए। तो अब आपका एक्चुअल रिटर्न जो है वो 10% तो रहेगा नहीं, वो उससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ 11% के अप्रॉक्स का बैठ जाएगा, ठीक। तो इसलिए यील्ड जो होता है ना, ये हमेशा देखना चाहिए बॉन्ड्स के मामले में। कभी भी आपको वो जो कूपन रेट होता है वो नहीं चेक करना। कूपन रेट आप कब देख सकते हैं? जब बॉन्ड पहली बार इशू होता है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ खास होता नहीं है, वहां पर जरूर वो मैटर करता है। बट अदरवाइज आपको हमेशा यील्ड देखना है। यील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। चलिए जी, तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने का समय आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें आपको इस वीडियो में बताई गई हैं उन सभी बातों को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें। और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह की जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुँच जाए। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।